आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक आम ऑटो ड्राइवर से शुरू हुआ और धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में इतना आगे निकल गया कि आखिर में 6 लोगों की हत्या के मामले में उसे डेथ सेंटेंस मिला। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आप ऑटो शंकर का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो शायद आपको लगेगा कि ये बस एक और नॉर्मल सीरियल किलर की कहानी है, लेकिन इस केस को थोड़ा ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि मामला सिर्फ 6 मर्डर तक सीमित नहीं था। इसमें इलीगल लिकर का बिजनेस था, प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क था, बॉडीज को छिपाने की कोशिश भी थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो शुरुआत में थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हुई वो भी थी, और जेल से एस्केप में लोगों के द्वारा क्या भूमिका थी जेल के लोगों की वो भी दिखाया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर में इस पूरे केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक एक अलग ही मामला पहुंचा, एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी जो ऑटो शंकर ने जेल में लिखी थी, जिसमें कुछ बड़े पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कनेक्शंस के क्लेम किए गए थे। लेकिन पहले शुरुआत से समझते हैं कि ऑटो शंकर था कौन। उसका असली नाम ऑटो शंकर तो हो नहीं सकता। उसका असली नाम था गौरी शंकर। उसका जन्म 21 जनवरी 1954 को हुआ था। शुरुआत में वह पेंटर का काम करता था, फिर ऑटो रिक्शा चलाने लगा। इसी वजह से उसका नाम पड़ा ऑटो शंकर। लेकिन धीरे धीरे उसका नाम बदलता गया। पहले इलीगल अरक यानी कच्ची शराब के धंधे में वो आया और बाद में प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस से भी जुड़ गया। और सन 1980 के आखिर तक थिरुवनमयूर और आसपास के इलाकों में उसका एक क्रिमिनल नेटवर्क बन चुका था। अब यहां से केस का असली हिस्सा शुरू होता है। पहली हत्या 1987 में ललिता नाम की एक महिला शंकर के प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस से जुड़ी थी। वह कलक्षेत्रा के पास एक घर के हिस्से में रहती थी। उसी घर में सुदलाई भी रहता था और दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया। फिर दोनों शंकर के पैसे और एक कैमरा लेकर वहां से चले गए। शंकर ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की और बाद में ललिता को वापस लाया गया और 28 अक्टूबर 1987 को कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक शंकर और उसके साथियों ने ललिता की हत्या कर दी। उसे गला दबाकर मारा गया और फिर उसका शव एक लिकर गोडाउन के पास दफना दिया गया। यह एक चीज इंपॉर्टेंट है, उस समय यह कोई बड़ा मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं बना था क्योंकि शव मिला ही नहीं, यानी किसी को ऑफिशियली पता ही नहीं था कि ललिता मर चुकी है। और यही चीज आगे इस केस में बार बार काम आई। लोग गायब होते रहे और उनके गायब होने को मर्डर से जोड़ना मुश्किल था। कुछ महीनों बाद अगला विक्टिम बना सुदलाई। 28 फरवरी 1988 को उसे भी शंकर एक ठिकाने पर ले गया। कोर्ट में पेश एविडेंस के मुताबिक उसे स्ट्रैंगुलेट किया गया और उसके शव को जलाने के बाद मुत्तुकाडु रिज के पास समुद्र के बैकवाटर्स में फेंक दिया गया। अब सुदलई के गायब होने पर रवि नाम का एक व्यक्ति शंकर से सवाल करने लगा और यही उसके लिए भी भारी पड़ गया। 14 मार्च 1988 की रात रवि शंकर के घर पहुंचा। वहां शंकर और उसके साथी शराब पी रहे थे। बहस हुई और रवि को गला दबाकर मार दिया गया। इस बार शव को घर के बाथरूम के पास खोदे गए गड्ढे में दफना दिया गया। तो मार्च 1988 तक 3 लोग मारे जा चुके थे, ललिता, सुदलई और रवि। लेकिन पुलिस के पास अभी भी पूरी पिक्चर थी ही नहीं। अब आते हैं 29 मई 1988। यहीं से केस काफी बड़ा हो जाता है। 3 और लोग, संपत, मोहन और गोविंदा राज नाम के 3 लोग शंकर के प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ विवाद में आ गए थे। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक 29 मई को इन तीनों का शंकर के एसोसिएट से झगड़ा हुआ। बाद में उन्हें पकड़कर एक जगह ले जाया गया और उनके साथ भी मारपीट की। तीनों को एक कमरे में रखा गया और रात तक संपत और मोहन की मौत हो चुकी थी। गोविंद राज उस समय तक जिंदा था, लेकिन शंकर को डर था कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वह सब बता देगा, इसीलिए उसे भी मार दिया गया। फिर इन तीनों बॉडीज को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की फाउंडेशन के लिए खोदे गए ट्रेंचेस में दफना दिया गया। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। संपत का भाई लगातार उसके मिसिंग होने को लेकर परेशान था। 31 मई 1988 को उसने पुलिस कंप्लेंट की।
फिर 8 जून को उस ऑटो ड्राइवर ने भी कंप्लेंट दी जिसने 29 मई को इन तीनों को साथ देखा था, और 3 जुलाई को रवि की मां ने भी कंप्लेंट दी। अब पुलिस के पास अलग अलग मिसिंग पर्सन्स की कंप्लेंट थी, लेकिन अभी भी यह साबित नहीं हुआ था कि इन सब का कनेक्शन एक ही आदमी से है। फिर इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगी। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जुलाई 1988 में। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसे कोर्ट रिकॉर्ड्स में प्रोसिक्यूशन विटनेस यानी बाद में अप्रूवर के रूप में इस्तेमाल किया गया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस को शंकर और उसके एसोसिएट्स के बारे में जानकारी मिली और फिर शंकर गिरफ्तार हुआ। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन अचानक बदल गई, क्योंकि पुलिस के सामने सिर्फ एक सस्पेक्ट नहीं था, अब उनके पास ऐसे लोकेशंस थे जहां बॉडीज छिपाई गई थी। शंकर और विटनेस ने पुलिस को अलग अलग जगह बताई। 7 जुलाई को संपत, मोहन और गोविंदराज के बॉडीज को निकाला गया और अब मामला मिसिंग पर्सन से बदलकर मल्टीपल मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। पोस्टमार्टम में विक्टिम्स की मौत को अननेचुरल और वायलेंट बताया गया और कई मामलों में दम घुटने या स्ट्रैंगुलेशन की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने ललिता के मर्डर की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, क्योंकि उसका शव भी शंकर के बताए स्थान से मिला। पोस्टमार्टम ने उसकी मौत से भी स्ट्रैंगुलेशन की तरफ इशारा किया और इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक पैटर्न था, 6 लोग, एक ही क्रिमिनल नेटवर्क और बॉडीज के छिपाने की कोशिश। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने शंकर के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें उसका भाई मोहन, एल्डिन, शिवाजी और दूसरे एसोसिएट्स भी शामिल थे। कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड हुए। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स रिकवर किए गए, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया और केस को बाद में CBCID को ट्रांसफर कर दिया गया ताकि पूरी इन्वेस्टिगेशन एक सेंट्रल टीम आगे बढ़ाए। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने बड़ी संख्या में विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स पेश की। बाद की प्रोसीडिंग्स में इस केस की चार्जशीट और एविडेंस काफी बड़ा था, यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें सिर्फ कन्फेशन के आधार पर कन्विक्शन हो गई। इन्वेस्टिगेशन में विटनेस स्टेटमेंट्स, रिकवरीज, लोकेशंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और दूसरे एविडेंस को जोड़कर प्रोसिक्यूशन ने पूरी चेन बनाई और यही वजह थी कि कोर्ट ने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ऑपरेशन के रूप में देखा। लेकिन एक सवाल था, शंकर को इतनी देर तक पकड़ा क्यों नहीं गया? यह पॉइंट इस केस को और डिस्टर्बिंग बनाता है, क्योंकि कई विक्टिम्स के मिसिंग होने की कंप्लेंट सामने आई थी, लेकिन शुरुआत में उनके गायब होने और मर्डर के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। 1988 के समय फोरेंसिक टेक्नोलॉजी आज जैसी नहीं थी। DNA प्रोफाइलिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स रूटीन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं थी, और जब बॉडी ही ना मिले तो मर्डर साबित कराना बहुत मुश्किल हो जाता। इस केस में इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे बड़ा एडवांटेज तब मिला जब एक्यूज्ड के एसोसिएट्स से इंफॉर्मेशन मिली और हिडन बॉडीज तक पुलिस पहुंची। यानी इन्वेस्टिगेशंस का टर्निंग पॉइंट कोई मॉडर्न फोरेंसिक मिरेकल नहीं था। असल ब्रेक थ्रू था लोगों का बोलना, लोकेशन का सामने आना, उन लोकेशन से बॉडीज का रिकवर होना। कोर्ट में क्या हुआ? ऑटो शंकर और उसके कई एसोसिएट्स पर 6 मर्डर्स के आरोप लगे। विक्टिम्स थे ललिता, सुदलई, रवि, संपत, मोहन और गोविंदराज। कोर्ट में ट्रायल चला। 31 मई 1991 को कोर्ट ने ऑटो शंकर, एल्डिन और शिवाजी को डेथ सेंटेंस दिया। कुछ दूसरे एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। लेकिन फिर इस केस में एक और शॉकिंग चैप्टर आया। शंकर और उसके साथियों को जेल में रखा गया और 20 अगस्त 1980 को ट्रायल के दौरान ही शंकर अपने 5 एक्म्प्लाइंसेस के साथ कस्टडी से एस्केप कर गया। बाद की प्रोसीडिंग्स में जेल से एस्केप कराने में मदद करने वालों पर भी एक्शन हुआ। इस मामले में जेल वार्डन्स की भूमिका सामने आई और उन्हें भी सजा मिली। शंकर बाद में उड़ीसा भाग गया था, वहीं से गिरफ्तार किया गया। यानी पुलिस को जिस आदमी को पकड़ने में इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, वह खुद पुलिस कस्टडी से निकलकर फिर फरार हो चुका था। लेकिन अब उसके खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ चुका था। डेथ सेंटेंस के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। 31 मई 1991 के डेथ सेंटेंस के बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। 17 जुलाई 1992 को हाई कोर्ट ने शंकर की डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील गई। 5 अप्रैल 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील डिसमिस कर दी। अब उसके पास मर्सी पिटीशन का रास्ता बचा था
और इसी समय ऑटो शंकर की कहानी का एक बिल्कुल अलग चैप्टर शुरू हुआ। वो थी ऑटोबायोग्राफी। 1991 में जेल में रहते हुए ऑटो शंकर ने अपनी लाइफ पर लगभग 300 पेज की ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसका नाम था शैडो ट्रुथ, या ऑटो शंकर की डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से इसे पब्लिश करने की बात सामने आई। इस ऑटोबायोग्राफी में कथित तौर पर कई पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ शंकर के कनेक्शंस के क्लेम थे। अब यहाँ बहुत सावधानी जरूरी है। इस क्लेम्स को सिंपली फैक्ट मान लेना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऑटोबायोग्राफी की ऑथरशिप और उसकी पब्लिकेशन की ऑथराइजेशन डिस्प्यूटेड थी। गवर्नमेंट और प्रिजन अथॉरिटीज ने कहा था कि मैन्युस्क्रिप्ट की ऑथेंटिसिटी और ऑथराइजेशन पर जेन्युइन डाउट है। दूसरी तरफ मैगजीन का कहना था कि शंकर ने खुद इसे लिखा है और पब्लिश करने की परमिशन दी थी। इस डिस्प्यूट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 7 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रेस फ्रीडम और आर्टिकल 21 के प्राइवेसी राइट्स के बीच बैलेंस जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि डिस्प्यूटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस जैसे ऑटोबायोग्राफी वास्तव में शंकर ने लिखी थी या नहीं, उस रिट पिटीशन में फाइनल तौर पर तय नहीं किए जा सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑटोबायोग्राफी की हर बात को सच मानने वाला फैसला नहीं था। यह मुख्य रूप से प्रेस फ्रीडम और प्रायर रेस्ट्रेंट के बारे में था, और यही डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इंटरनेट पर ऑटो शंकर से जुड़ी कई कहानियों में उसके पॉलिटिकल और पुलिस कनेक्शन को ऐसे बताया जाता है जैसे कोर्ट ने उन्हें साबित कर दिया हो। ऐसा कहना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एलिगेशन डिस्प्यूटेड थे। हाँ, जजमेंट में यह जरूर दर्ज है कि मैगजीन ने ऐसे कनेक्शंस के क्लेम किए थे और पब्लिकेशन रोकने की कोशिश को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा था। अब आया 27 अप्रैल 1995। अब इस कहानी का आखिरी चैप्टर। ऑटो शंकर की डेथ सेंटेंस फाइनल हो चुकी थी और 27 अप्रैल 1995 को सलेम सेंट्रल प्रिजन में उसे फांसी दे दी गई। उसकी उम्र उस समय 41 साल थी। वह 6 मर्डर्स में कन्विक्टेड था और तमिलनाडु में उस समय के बाद काफी लंबे समय तक किसी को फांसी नहीं दी गई। ऑटो शंकर को राज्य में आखिरी बार एग्जीक्यूटेड किया गया व्यक्ति माना जाता है, लेकिन उसके बाद एक्म्प्लायंसेस की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसका भाई ऑटो मोहन और सेल्वराज बाद में अलग ट्रायल का सामना करते रहे, क्योंकि वे प्रिजन एस्केप के बाद अलग हो गए थे। मोहन को 1992 में पुणे से गिरफ्तार किया गया था। सेल्वराज 1993 में मुंबई से पकड़ा गया। फिर 2005 में दोनों को कन्विक्शंस मिली। 2008 में मद्रास हाई कोर्ट ने मोहन की 3 लाइफ सेंटेंसेस और सेल्वराज की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अपहोल्ड किया। यानी ऑटो शंकर की एग्जीक्यूशन के लगभग 13 साल बाद भी इस केस की लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो आखिर ऑटो शंकर का केस इतना डिस्टर्बिंग क्यों है? मेरे हिसाब से इसकी सबसे डिस्टर्बिंग चीज सिर्फ मर्डर्स की संख्या नहीं है। असल बात यह है कि एक आदमी धीरे धीरे छोटे अपराधों से बड़े क्रिमिनल नेटवर्क तक पहुंचा। इलीगल लिकर से शुरुआत हुई, फिर प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस, फिर डिस्प्यूट, फिर लोग गायब होने लगे, और जब उसके खिलाफ सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब तक कई बॉडीज ऐसे लोकेशन पर छिपाई जा चुकी थी जहां शायद किसी को शक भी ना होता। और एक और चीज नोटिस करने वाली है, अगर 1988 की कंप्लेंट्स को आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद इन्वेस्टिगेटर्स के पास कई चीजों को जोड़ने के ज्यादा तरीके होते, लेकिन उस समय मिसिंग पर्सन केसेस को आपस में जोड़ना, हिडन बॉडीज लोकेट करना और फोरेंसिक एविडेंस एस्टेब्लिश करना आज की तुलना में बहुत मुश्किल था। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में ह्यूमन टेस्टिमनी और एक्यूज से मिली इंफॉर्मेशन की भूमिका बहुत बड़ी रही। और फिर भी इस केस में सबसे ज्यादा डिस्कशन सिर्फ मर्डर्स पर नहीं हुआ। उस ऑटोबायोग्राफी और उसमें किए गए बड़े क्लेम्स ने इसे एक अलग डायमेंशन दे दिया। क्या ऑटो शंकर ने सच में वो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? क्या उसमें लिखे पुलिस और पॉलिटिकल कनेक्शन सच थे, या फिर ये सब उस समय की डिस्प्यूटेड पब्लिकेशन स्टोरी थी? सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों का फाइनल आंसर नहीं दिया था, और यही वजह है कि इस केस से जुड़ी कई बातें आज भी इंटरनेट पर अलग अलग वर्जन्स में मिलती हैं। लेकिन एक चीज पर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ऑटो शंकर और उसके एसोसिएट्स को 6 लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया। उसके खिलाफ डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कायम रही।
और 27 अप्रैल 1995 को सैलेम सेंट्रल प्रिजन में उसकी एग्जीक्यूशन हो गई। एक क्रिमिनल की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल छोड़ दी। कभी कभी किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ किलर को पकड़ना काफ़ी नहीं होता, आपको ये भी देखना पड़ता है वह इतने लंबे समय तक क्राइम कर कैसे पाया, किसने उसकी मदद की, किसने शिकायतों को सीरियसली नहीं लिया, और क्या सिस्टम में ऐसी जगह थी जहां एक क्रिमिनल धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि उसे रोकने में बहुत देर हो गई। ऑटो शंकर केस की सबसे अनकंफर्टेबल बात शायद यही है, क्योंकि 6 मर्डर्स का फैसला कोर्ट ने कर दिया था, लेकिन उस पूरे एनवायरनमेंट की कहानी जिसने उस क्रिमिनल नेटवर्क को बढ़ने दिया, उससे जुड़े हर सवाल का जवाब शायद कभी पूरी तरह से सामने नहीं आया। ये थी ऑटो शंकर की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी रियल और थोड़ी अनयूजुअल क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।